The Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। बढ़ती और गहरी होती अशांति, स्थिर एनर्जी संकट, दुनिया में बढ़ता तनाव और हर पल युद्ध की आशंका। दुनिया हजार आशंकाओं से भरी, युद्ध की अंतहीन सनक ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। मिडिल ईस्ट में ये कोहराम बम धमाकों की शक्ल में है, यूरोप में आर्थिक मंदी के तौर पर, और एशिया और पूरी दुनिया में हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ठप पड़े एनर्जी सप्लाई चेन से। और इस सब के बीच मोदी नीति जियोपॉलिटिक्स में अलग सूत्र पर काम कर रही है। छोटे छोटे लेकिन बड़े और दमदार कदम। पीएम मोदी ने मई में 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा की, तो वहीं जून में पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा करेंगे। और जाहिर है एक बार फिर विपक्ष को मोदी पर हमला करने का मौका मिल जाएगा कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो आपने और हमने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा। और चोट किसको लगेगी? और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं और नॉर्वे में कहते हैं, वहां पे जाके कहते हैं भैया अदानी की मदद करो, अंबानी की मदद करो। तो ये हो रहा है। संकट के दौर में राजनीति भ्रम और भय के सूत्र पर असरदार होती है। कांग्रेस क्या इसी सूत्र पर काम कर रही है? देश का आम आदमी जानता है कि आर्थिक संकट पड़ा है। क्यों है? क्योंकि ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखा है। लेकिन कांग्रेस और उसके नेता संकट के दौर में राजनीति की महीन कारीगरी में लगे हैं। कांग्रेस ने सवाल पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा पर भी उठाए थे। अब जाहिर है पीएम मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे को भी कांग्रेस लपकेगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि असल सवाल बुद्धि का है और आत्मीय शुद्धि का। तो पीएम मोदी फ्रांस क्यों जा रहे हैं, जरा समझिए। 15 से 17 जून तक फ्रांस में G7 समिट होने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खास इनविटेशन पर पीएम मोदी समिट में शामिल होंगे। संभव है ट्रंप और मोदी की मुलाकात भी इस समिट में हो सकती है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि फरवरी 2025 के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई है, जबकि दोनों नेताओं के बीच कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। हाल के महीनों में भारत अमेरिका रिश्तों में बर्फ कुछ ज्यादा जमी दिखी थी। खासकर ट्रंप के अवैध टैरिफ वार और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर उनके हवाई बयानों ने दोनों देशों के संबंधों पर खासा असर डाला था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत पहुंचना और पीएम मोदी से मिलना भी भारत अमेरिका संबंधों में जमी बर्फ को पिघलाने का एक जतन था। रूबियो के इस बयान की चर्चा सोशल मीडिया में खूब हुई थी। On lot of comments, racist comments coming from US. That of course. Who made those comments? We all have seen those comments, sir.
we have seen endorsement of those comments. I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. माना ये गया कि रिपोर्टर का इशारा ट्रंप के भारत को हेल होल कहे जाने की तरफ था। बहरहाल बात आगे की है और पीएम मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों में जमी बर्फ की परवाह कम की और अमेरिका के विकल्पों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया। नतीजा ये हुआ कि पीएम मोदी ने भारत, यूरोप और कई दूसरे देशों के साथ मजबूत साझेदारी की। ये साझेदारी रक्षा से लेकर ट्रेड तक की रही। खास बात यह थी कि डील के साथ ही पीएम मोदी जियोपॉलिटिक्स को मल्टीपोलर बनाए रखने को लेकर भी प्रतिबद्ध दिखे और मित्र देशों का भरोसा भारत और मोदी दोनों पर ही और मजबूत होता दिखा। India is today a leading global force in technology, innovation and renewable energy. But what unites us today, Prime Minister, is more important. I believe that cooperation delivers better results than unilateralism and isolation, especially when it comes to global challenges. We have to stand up against those who weaponize diplomacy, who weaponize trade, and who weaponize technology. At a time of rising protectionism and more tense geopolitical dynamics, it's more important than ever to stand together for a rule-based order. लेकिन कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध फिर से वैसे मधुर तो नहीं हो सकते जैसे पहले थे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी कूटनीतिज्ञों की भारत अमेरिका की दोस्ती को मजबूत करने के 20 साल की मेहनत पर भरपूर मट्ठा डाला है और ट्रंप को इसका एहसास भी अब हो रहा है। तभी तो मार्को रूबियो से लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ तक भारत अमेरिका संबंधों को अभूतपूर्व बताने में जुटे। हॉर्मुज भले ठहरा हो, लेकिन भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। पीएम मोदी ने छोटे छोटे लेकिन भरोसेमंद साझेदार और दोस्त बनाए हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि भारत के सामने खड़ी चुनौतियों को पिछली सरकारों की तरह इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी नीति का फोकस देश के सामने खड़ी चुनौतियों पर है और ये चुनौतियां आर्थिक सुरक्षा की हैं, कूटनीतिक संबंधों की मजबूती की हैं, ग्लोबल साउथ के हितों की भी हैं। इसके साथ ही मोदी का लक्ष्य भारत की सीमाओं की सुरक्षा, विदेशी निवेश को और ज्यादा बढ़ाने के साथ ही आतंकवाद को पूरी तरह कुचलने का है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की मोदी नीति और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म न होने की बात दरअसल पाकिस्तान और उसके रहनुमा बने ट्रंप दोनों के लिए एक संदेश की तरह है। यही संदेश एक बार फिर से इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया है। पाकिस्तान का कोई भी दुस्साहस उसका आखिरी दुस्साहस साबित होगा। ट्रंप का मुनीर के कंधे पर हाथ रखना किसी काम नहीं आएगा क्योंकि भारतीय सेना तैयार है। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. पीएम मोदी और उनकी टीम जानती है कि पाकिस्तान और उसके पीछे खड़े लोगों का इलाज कैसे करना है
ऑपरेशन सिंदूर में जिस तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, अब उस तुर्की और उसके खलीफा को भी एक झटका भारत ने दे दिया है। कैसे दिया है वो आपको आगे बताएंगे। पहले जरा समझिए कि मई महीने में अपने 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 15 से ज्यादा समझौते किए और कुल निवेश और व्यापार कमिटमेंट्स करीब $40 बिलियन का था। Can't say the same for the world around us. Our shared values, like the importance of democracy, good governance, and the international legal order, are under pressure worldwide. But fortunately, over those 9 years, much has also stayed the same, including the excellent relationship between our two countries, India and the Netherlands. कदम दर कदम मोदी एक अलग नीति पर काम कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ कारोबार या व्यापार का नहीं है। मोदी के भारत के लिए छोटे छोटे देश, छोटे छोटे बाजार भर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल नजरिए से स्ट्रेटेजिक सहयोगी भी हैं। मोदी सरकार इन देशों को इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूनाइटेड नेशन में इनके सहयोग, रक्षा निर्यात, आईमेक कॉरिडोर, एंटी चीन संतुलन और एंटी टेरर कूटनीति के नजरिए से भी देख रही है। Where India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people who had gone to a tourist stay, this thing. And we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. भारत दोस्त बना रहा है। भारत न सिर्फ अपने मित्रों के साथ रक्षा डील कर रहा है, बल्कि परोक्ष रूप से उन देशों को रणनीतिक तौर पर घेर भी रहा है जो इस्लामिक आतंकवाद के जरिए भारत में अस्थिरता का सपना पाले हुए हैं। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आतंकवाद को लेकर भारत की नीति साफ कर दी। India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस के साथ ही भारत आतंकवाद को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों के खिलाफ वैश्विक लामबंदी में भी जुटा है। फिलहाल तो तुर्की के खलीफा की चिंताएं आर्मीनियन आर्मी की ये परेड बढ़ा सकती है, जिसमें मेड इन इंडिया हथियारों की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिली। परेड में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिखा, जिससे सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। आर्मेनिया की राजधानी में आयोजित इस परेड में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाया गया, जो दुश्मन के विमान, ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में मार गिरा सकता है। सीधी बात यह कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि बेचने वाला देश भी बन चुका है। साल 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ का था, जो साल 2025 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए का हो गया। यानी इन 11 वर्षों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 56 गुना बढ़ चुका है। भारत पिछले 5-6 वर्षों में अकेले आर्मेनिया को ही करीब 1,000 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुका है। पीएम मोदी एक पंथ कई काज साध रहे हैं, मित्रता भी, कारोबार भी और शत्रु को संदेश भी। ऐसे ही समझौते पिछले दिनों भारत और साइप्रस के बीच हुए। वैसे तो इन समझौतों की श्रृंखला लंबी है, लेकिन कुछ समझौते आपको जरूर जानने चाहिए। जैसे भारत और साइप्रस ने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह बनाने का समझौता किया, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और एंटी टेरर ट्रेनिंग शामिल है।
इसके अलावा साइप्रस ने भारत के रक्षा उपकरण की खरीदी में भी रुचि दिखाई, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, कामाकाजी ड्रोन और दूसरे हथियार शामिल हैं। मोदी का सूत्र सीधा है, तू डाल डाल मैं पात पा। और ये संदेश पिछले साल जून में पीएम मोदी ने साइप्रस की यात्रा करके तुर्की और उसके खलीफा तक पहुंचा भी दिया था। मोदी ने निकोसिया में यूनाइटेड नेशन बफर जोन यानी ग्रीन लाइन का भी दौरा किया था, जो साइप्रस के तुर्की के कब्जे वाले क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। तो चाहे आर्मेनिया हो या साइप्रस, दोनों के साथ मित्रता सूत्र से पीएम मोदी रणनीतिक तौर पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल चुके हैं। दरअसल इसके जरिए भारत इस इलाके में अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। आर्मेनिया का अपना पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जहां तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। अब आर्मेनिया अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भारत से हथियार खरीद रहा है। वैसे ही भारत ने साइप्रस को भी हथियार बेचे, क्योंकि साइप्रस का जो दुश्मन देश है तुर्की, वो साइप्रस को परेशान करता है और तुर्की के साथ हमारे संबंध भी अच्छे नहीं। तो आप देखिए कि साइप्रस हो, आर्मेनिया हो, इस प्रकार के और भी दूसरे देश, वो अब भारत से हथियार खरीद रहे हैं। भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। जब दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट की बंदी और ईरान युद्ध के साए में आर्थिक संकट और महंगाई के दौर से जूझती दिख रही है, मोदी नीति एक्टिव है। पीएम मोदी सधे तरीके से हर वो चाल चल रहे हैं जो रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूती देने के विजन पर आधारित है। एक और अहम देश के साथ भारत ने रक्षा समझौता किया है। ये देश है वियतनाम। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम का आधिकारिक दौरा किया था। मेरी यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी तथा आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए नए रास्ते भी खोलेगी। तो भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा पक्का कर लिया है। ये घोषणा दोनों देशों के नेताओं के करीबी आर्थिक संबंध बनाने का संकल्प लेने के कुछ ही हफ्तों के बाद की गई है।
सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग में भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस रक्षा सौदा हो गया है। ये डील करीब 6,000 करोड़ की बताई जा रही है। खबर ये भी है कि इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही इस पर भी मुहर लग सकती है। इंडोनेशिया इस मिसाइल को खरीदने वाला तीसरा देश बन सकता है। मोदी नीति अपना काम कर रही है। पिछले 12 सालों में पीएम मोदी 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसमें कई ऐसे देश हैं जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहले गया ही नहीं, और वहां पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा ही देश है स्लोवाकिया, जहां पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचेगा। भारत और स्लोवाकिया के बीच राजनयिक संबंध 1993 में बने थे। आप देखिए कि तब से 33 साल गुजर चुके हैं और आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया नहीं गया। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अगले महीने स्लोवाकिया जाएंगे। स्लोवाकिया एक छोटा सा देश है जो एरिया वाइज भारत से 65 गुना छोटा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 127वें नंबर का देश है। आबादी के हिसाब से स्लोवाकिया दुनिया में 120वें नंबर पर है और जीडीपी के हिसाब से 58वें नंबर पर। पिछले साल जून में G7 की बैठक कनाडा में हुई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को स्पेशली इनवाइट किया था। तब दुनिया की निगाहें इस बैठक पर जमी थी। 1 साल बाद आज की तारीख में भारत कनाडा के रिश्तों में जमी बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी है और कनाडा भारत का एक मजबूत पार्टनर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ तो पीएम मोदी की मित्रता जग जाहिर है। तो क्या G7 की फ्रांस समिट से आने वाली तस्वीरें कुछ और सुर्खियां भारत के संदर्भ में बनाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।